हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी चैनल। दिस इज़ प्रीति और हम कर रहे थे चैप्टर 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। वहाँ पर आपने क्या सीखा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी सेकेंड एक्सरसाइज में देखो आपके पास क्या होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही हम सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा क्या चेंज होगा। देखो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होती थी, पी नोट ये डी एन है, देन आपके पास पी वन यहाँ पर एन माइनस वन, और इस तरह से आपकी इक्वेशन चलती थी पी एन और यहाँ पर वाई। अब देखो लास्ट एक्सरसाइज में जो आपने इक्वेशन सॉल्व की थी वहाँ पर राइट हैंड साइड में आपके पास ज़ीरो हुआ करता था, है ना। आपने उनको सॉल्व करना सीखा। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या होगा कि राइट हैंड साइड में कोई ना कोई फंक्शन प्रेजेंट होगा आपका एक्स का, कि ये कैपिटल एक्स जो है हमारा यहाँ पर एक्स के किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर हम इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। देखो जब भी आपके पास इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी तो इनका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल के। अब आप कहोगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है। देखो आपके पास जो भी गिवन इक्वेशन है आप क्या करोगे, उसमें से जो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है उसे अलग लिखो, ये डी एन माइनस वन, और यहाँ पर पी एन तक बाहर आपने लिखा वाई। क्या करना है, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है। अब देखो ये तो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज वाली ही इक्वेशन बन गई जिसका हमने सोल्यूशन निकालना सीखा था। तो जब आप इसका सोल्यूशन निकालोगे, इस इक्वेशन का जब आप सॉल्यूशन निकालोगे उसको तो हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहेंगे। बचता है आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपके पास किस तरह से निकलेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर क्या किया करते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया करते थे, है ना। उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो डी का ही फंक्शन है। तो आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को यहाँ पर वन से डिवाइड करना है और साथ में आपको इससे मल्टीप्लाई करना है उस फंक्शन एक्स को जो भी आपको यहाँ पर गिवन है। अब इस चैप्टर में सेकेंड एक्सरसाइज से लास्ट एक्सरसाइज तक जो है आप इसी टाइप की इक्वेशन को पढ़ेंगे जहाँ पर आपके पास एक्स के अलग अलग फंक्शंस प्रेजेंट होंगे। आपके पास यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो आप हर एक एक्सरसाइज में ये अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस को सॉल्व करना सीखोगे। ओके, अब सेकेंड एक्सरसाइज देखो हमारे पास जो है, सेकेंड एक्सरसाइज में आपके पास क्या है कि कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगी। तो मतलब सेकेंड एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे कि अगर हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है तो आपको किस तरह से उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखो आपके पास कुछ एक फॉर्मूलाज हैं कि हम ये पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है इसके बाद किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर मान लो कभी आपके पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वहाँ पर एफ ऑफ डी में आपके पास जो है सिंपल डी आए, एक बार अगर आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर आ रहा है साथ में आपने लिखा इसका फंक्शन एक्स, कि आप जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हो, यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन की जगह डी और यहाँ पर फंक्शन आपके पास एक्स। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा आपके पास एक्स, जो भी फंक्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमारे पास फर्स्ट। इसके बाद देखो कि अगर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हो और एफ ऑफ डी जो है आपके पास डी माइनस अल्फ़ा की फॉर्म में है और यहाँ पर आपके पास कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन आप यहाँ पर करेंगे ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स लिखोगे, साथ में आप अपने इस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे और एक ई की पावर अल्फ़ा एक्स आप लिखेंगे बाहर, और यहाँ आप इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये दो आपके पास देखो फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन में यहाँ पर डी आता है या हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन डी माइनस अल्फ़ा की फॉर्म में होती है, साथ में हमारे पास फंक्शन एक्स होता है, तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा कि जो हम सेकेंड एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो एक्स फंक्शन है कौन सा होगा, एक्सपोनेंशियल
फंक्शन होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास आता है यहाँ, आप उसे किस तरह से जो है सॉल्व करते हैं। आप कैसे लिखोगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, यहाँ पर आप अपना फंक्शन लिखोगे डी का, कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, साथ में आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रेजेंट है, मान लो e की पावर ए एक्स की फॉर्म में। यहाँ आपको क्या करना है, जहाँ भी d प्रेजेंट है उसकी जगह पर a पुट कर देना है और ये e की पावर ए एक्स। अब देखो यहाँ पर जब आप a की वैल्यू पुट करोगे, अगर कोई ऐसा केस बने कि a इसमें पुट करने से आपके पास ये 0 के इक्वल हो जाए, तो ये आपके पास क्या होगा, 1/0 होगा। लेकिन 1/0 तो डिफाइन ही नहीं होता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके पास ये एफ ऑफ डी है, आप इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, कि हमारे पास डी अपॉन ये कैपिटल डी, और इसका आपको डेरिवेटिव करना है, और ए की पावर ए एक्स आपके पास। और आपको एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब डेरिवेटिव करने के बाद जो भी आपके पास टर्म बचती है, आपको क्या करना है, डी की जगह पर वहाँ पर ए पुट कर देना है। अगर यहाँ पर फिर से आपके पास ये केस ऑफ फेलियर बन जाता है कि डी की जगह ए पुट करने के बाद भी हमारा 1/0 बनता है, तो हम इसका फिर से डेरिवेटिव कर देंगे, और जितनी बार आप यहाँ डेरिवेटिव करोगे उतना ही आपको एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करते रहना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इन्हें किस तरह से यूज़ करना है ये हम सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। अब यहाँ पर हमें देखिए फर्स्ट के अंदर ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6dy अपॉन डी एक्स प्लस 25y इज इक्वल टू 104 टू द पावर 3x। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे। तो इसे आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 25, बाहर आपने लिखा y, और ये किसके इक्वल होगा, 104 e की पावर 3x के। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास कैसे निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल करके। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए देखो क्या करना आपको पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले तो बनाओगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको d की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम यूज़ कर लेते हैं। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे आपके पास क्या आएगा 2a की 2 इंटू 1। यहाँ से देखिए आपके पास d की वैल्यूज़ क्या आएंगी, -6 प्लस माइनस अंडर रूट ये 36 माइनस, जब आप 4 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 100 होगा, यहाँ पर 2, ये -6 प्लस माइनस अंडर रूट -64 है आपके पास, यहाँ पर 2 है, तो इसे आप लिख सकते हो -6 प्लस माइनस 8 आयोटा अपॉन 2। तो यहाँ से d की वैल्यूज़ आपके पास क्या क्या आई, -3 प्लस में 4 आयोटा, और दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी -3 माइनस में 4 आयोटा। अब देखो ये आपके पास दोनों वैल्यूज़ क्या आई हैं, इमेजनरी आई है। इमेजनरी के लिए हम सॉल्यूशन किस तरह से लिखा करते थे कि e की पावर आप लिखते थे अल्फ़ा x, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास यहाँ -3, तो e की पावर -3x मल्टीप्लाई आपको करना है, आप लिखा करते थे c1 कोस बीटा x, तो c1 कोस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 4, तो आपने यहाँ 4x लिखा, प्लस में c2 आप लिखोगे साइन बीटा x, तो साइन यहाँ पर 4x। तो ये तो हमारे पास आ गई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो मैंने क्या बताया कि 1 में आप जो है अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस में 25, और साथ में आपको अपना फंक्शन मल्टीप्लाई करना था जो कि आपके पास क्या है 104 इंटू ए की पावर 3x। अब मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल होगा तो जो भी इसकी पावर में आपके पास यहाँ पर जो है कांस्टेंट आएगा। इसको कंपेयर किससे करना है, ए की पावर ए एक्स से। तो ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 3 है, आपको इस 3 वैल्यू को यहाँ पर डी की जगह पुट करना है। तो ये आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 6 इंटू 3 प्लस में 25, और यहाँ पर 104 इंटू ई की पावर 3x।
जब आप यहाँ पर इन्हें ऐड करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 6 इंटू 3 आप करेंगे 18 और उसमें 25 ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा 52। इधर आपके पास था 104 और साथ में ए की पावर 3x। 104 को आप जो है 52 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बचेगा 2 और ये e की पावर 3x। तो यहाँ पर आपके पास देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आ गया, आपने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकाल लिया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे कि द कंप्लीट सॉल्यूशन इज़, यहाँ पर आपने लिखा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल कि y हमारे पास किसके इक्वल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास क्या है, e की पावर -3x, e की पावर -3x और यहाँ पर c1 cos ऑफ 4x प्लस में c2 साइन आपके पास 4x और प्लस में जो आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला 2 इंटू ई की पावर 3x। तो इस तरह से आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी पहले उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद आपने वहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली। ऑक्सिलरी इक्वेशन से आपने डी की दोनों वैल्यूज़ निकाली, उन दोनों वैल्यूज से आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। उसके बाद आपको निकालना था पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन है आपके पास उसे आप 1 से डिवाइड करेंगे और साथ में आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपने फंक्शन x को जो आपको गिवन है। देन आपको क्या करना है, ये e की पावर 3x है, इसे कंपेयर करना है e की पावर ax के साथ। जो भी आपकी a की वैल्यू आएगी आपको उसको d की जगह पर पुट कर देना है, इसे सॉल्व करना है, आपके पास वहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। तो सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल और आपको वहाँ पर आगे उनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। आगे देखो सेकेंड एग्जाम्पल भी ऐसे ही है आपके पास, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में। तो क्या इक्वेशन आपके पास होगी, d² - 6d + 9, बाहर आपने लिखा y और ये इक्वल है e की पावर 3x के। अब सबसे पहले इधर क्या लिखनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो क्या होगी, d² - 6d + में 9 = 0। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके फैक्टर्स बना रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये d - 3 के होल स्क्वायर के इक्वल आती है, ये आपने लिख दिया। तो d की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आएगी, 3 और दूसरी वैल्यू भी 3 आएगी। तो यहाँ से देखो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो इसका सोल्यूशन क्या लिखोगे, c1 प्लस में c2 इंटू एक्स और बाहर आपके पास e की पावर में जो ये वैल्यू आई थी 3 और साथ में इधर x आ जाएगा। तो ये तो देखो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इतना जो पार्ट था ये तो हमारा लास्ट एक्सरसाइज का ही था। अब आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की बारी। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को यहाँ डिवाइड करना है 1 से। तो ये d² - 6d प्लस में 9 आपने लिखा, साथ में इससे मल्टीप्लाई करना है अपने फंक्शन को, तो इधर आपने लिख दिया e की पावर 3x। अब क्या करना है, जो ये 3 है इसको d की जगह पुट करना है। तो यहाँ पर आप लिखो अगर कि पुटिंग d = 3, तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की देखो क्या वैल्यू आएगी, 3² - 6 इंटू 3 प्लस में 9। तो ये देखो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9, यहाँ पर आप करेंगे 9, तो ये 18 - 18 ये आपके पास यहाँ क्या आ रहा है, 1/0 आ रहा है। तो इसे आप क्या लिखोगे कि विच is a case of failure। केस ऑफ फेलियर का मतलब क्या हुआ कि जब हमने e की पावर को इधर कंपेयर किया, d के अंदर पुट किया, तो उसने हमारी इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को क्या बना दिया, 0 बना दिया। अब हमने ये भी पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है बाय चांस e की ये पावर रखने पर, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आप फिर से कैसे निकालते हो, जो भी आपको यहाँ पर ये वैल्यू दी थी फंक्शन, आप इसका क्या करते हो, डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल D। तो ये d² - 6d प्लस में 9 का आपको डेरिवेटिव करना है यहाँ पर, और ये e की पावर 3x। अभी से यहाँ से जब आप डेरिवेट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2d - में 6 और यहाँ पर e की पावर 3x।
अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप डिनोमिनेटर को डेरिवेट करोगे तो साथ में आपको यहाँ पर जो है एक x को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको देखो क्या करना है, वही पिछले वाला स्टेप कि d की जगह पर 3 पुट करना है, तो ये 2 × 3 माइनस एक्स और ये e की पावर 3x। लेकिन ये आप देखेंगे कि आपके पास क्या आएगा, x e की पावर 3x और डिनोमिनेटर में 0, जो कि फिर से हमारे पास जो है केस हो जाएगा फेलियर का। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि विच इज़ अगेन अ केस ऑफ फेलियर। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर से इसे डेरिवेट करना पड़ेगा। तो अगेन आप लिखोगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इज़ इक्वल टू, अब आप इसे डेरिवेट करोगे तो एक और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और नीचे इसे आपको डेरिवेट करना है 2d माइनस 6 और यहाँ पर e की पावर 3x था। तो जब इसे डेरिवेट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, x² और यहाँ पर e की पावर 3x। अब यहाँ पर तो देखो आपके पास d बचा ही नहीं कि जहाँ पर आप e की ये पावर में 3 पुट करते, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इधर पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, आप लिखोगे कि देयरफॉर द सोल्यूशन इज़ y। आपके पास क्या था यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या था, c1 प्लस में c2x, और साथ में e की पावर में आपके पास देखो यहाँ पर क्या आया था, e की पावर 3x। तो इधर आप लिख दो e की पावर 3x, और प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने जो अभी निकाला वो क्या है, x² और ये e की पावर 3x। तो इस तरह से आप जो है इन्हें सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पर जो है केस ऑफ फेलियर बन जाता है। आगे एक और एग्जांपल करते हैं। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, d² माइनस 5d प्लस में 6 और बाहर आपने लिखा y, ये किसके इक्वल है, e की पावर 4x के। यहाँ से क्या लिखनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है कि आपके पास आएगी d² माइनस 5d प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। इसे आप फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो, d² माइनस 2d माइनस 3d प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d कॉमन लो तो d माइनस 2 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन लोगे, यहाँ से d माइनस 2 बचेगा 0। तो आपके पास क्या फैक्टर्स बने, d माइनस 2, d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास d की क्या क्या वैल्यू आई, 2 और 3। अब 2 और 3 आपके पास दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से क्या होगा, c1 e की पावर m1x होता था, यानी कि 2x प्लस में c2 e की पावर आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो 1/ आप अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे। देखो ऑक्सिलरी आपके पास इक्वेशन आप ये भी यहाँ पर पुट कर सकते हो, आप ये भी यहाँ पर पुट कर सकते हो कि मान लो पहले हमने ऐसे लिख दिया d² माइनस 5d प्लस 6 और यहाँ पर क्या लिखा है, e की पावर 4x लिखा। यहाँ पर अब आप d की जगह 4 पुट करेंगे, तो लिखो कि पुटिंग d इज इक्वल टू 4, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 1/4² माइनस 5 × 4 प्लस में 6 और ये e की पावर 4x। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 22, यहाँ पर माइनस 20 e की पावर 4x। तो ये आपके पास क्या बचेगा, e की पावर 4x/2। तो ये हमारे इधर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि देयरफॉर द सोल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास आया c1 e की पावर 2x प्लस में c2 e की पावर 3x और प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल जो कि e की पावर 4x है और डिवाइड में आपके पास क्या है, 2 है। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अब कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। क्या इक्वेशन है ये, d²y/dx² प्लस a² y इज़ इक्वल टू सेकेंड ax।
अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बाहर आपने लिखा y और ये इक्वल है सीकेंट ए एक्स के। अब इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लिखोगे, वो क्या आएगी, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी नेगेटिव ए स्क्वायर, तो डी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा इंटू ए। अब देखो कि ये दोनों आपके पास रूट्स क्या आई हैं, इमेजनरी आई हैं। तो यहाँ से इसका आप सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, ई की पावर आप पहले लिखा करते थे अल्फ़ा एक्स। अब अल्फ़ा तो यहाँ पर 0 है, तो ई की पावर 0 इंटू एक्स यानी कि ई की पावर 0 वो 1 हो जाएगा। बचेगा आपके पास क्या, कोस, बीटा और साइन वाली वैल्यूज़ बचेंगी। तो ये C1 आपने लिखा, कोस ऑफ बीटा आपके पास क्या है, यहाँ पर a है, तो कोस ऑफ ax प्लस में C2 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ax आ जाएगा। तो ये तो हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो 1 अपॉन आपके पास इधर क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या था, सीकेंट ए एक्स था। अब डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को देखो, अगर आप इसे यहाँ से फैक्टर्स के अंदर ब्रेक करें तो क्या आ जाएगा, डी प्लस में आपके पास आयोटा ए आएगा और एक आपके पास क्या आएगा, डी माइनस में आयोटा ए आएगा और साथ में मल्टीप्लाई क्या था, सीकेंट ए एक्स था। अब देखो इस तरह से तो आपने जो है कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि हम कैसे उन्हें सॉल्व करें इक्वेशन को। आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि d माइनस अल्फ़ा है आपके पास, साथ में कोई फंक्शन x है, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते थे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे जो है d माइनस अल्फ़ा की फॉर्म में चेंज करेंगे। वो आप कैसे करोगे, आपने 12th क्लास में इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में। आप इनको अलग अलग टर्म्स में स्प्लिट कर दिया करते थे। देखो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आप क्या करते थे कि 1 अपॉन डी प्लस आयोटा ए आपने लिखा, डी माइनस आयोटा ए लिखा और इसे इक्वल रख दिया ए अपॉन डी प्लस आयोटा ए के और प्लस में बी अपॉन डी माइनस आयोटा ए के। इन्हें आप सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाला करते थे और फिर इसको इसके इक्वल पुट कर दिया करते थे। अब इसे यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर रिजॉल्व करके, तो ये देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपके पास किस फॉर्म का आ जाएगा, 1 अपॉन 2a आयोटा आपके पास प्रेजेंट होगा और साथ में आपके पास क्या आएगा, d माइनस आयोटा a और नेगेटिव साइन के साथ 1 अपॉन d प्लस आयोटा a आएगा। ये आपके पास यहाँ वैल्यूज़ आ जाएंगी और साथ में आपके पास मल्टीप्लाई में x क्या था, सीकेंट a x था। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले क्या करो, इस सीकेंट ए एक्स को जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, 2a आयोटा और यहाँ पर 1 अपॉन डी माइनस आयोटा इंटू ए, इससे आपने मल्टीप्लाई किया सीकेंट ए एक्स को, नेगेटिव में 1 अपॉन डी माइनस आयोटा ए और इससे आपने मल्टीप्लाई किया सीकेंट ए एक्स को। अब इसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखो आपने पीछे जो है एक थ्योरम पढ़ी थी। थ्योरम में हमारे पास क्या था कि अगर यहाँ पर d माइनस अल्फ़ा है और साथ में आपके पास फंक्शन x है, तो इसे कैसे लिख सकते हो, e की पावर पहले आप लिखोगे अल्फ़ा x और यहाँ पर इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फ़ा x और साथ में आपका फंक्शन x होगा और इधर इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में। तो इसे जब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2a आयोटा। ये चीज़ आपको पहले यहाँ पर लिखनी है कि यूजिंग दिस, कि हमने इसका यूज़ किया, उसके बाद आपके पास ये वैल्यूज़ आई। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो e की यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, आयोटा a है, तो आपने लिखा e की पावर आयोटा a और साथ में इंटीग्रेशन नेगेटिव साइन के साथ आयोटा a आपने लिखा x, यहाँ पर आपके पास x आएगा और आपका फंक्शन वो क्या था, सीकेंट ए एक्स था, इंटीग्रेशन इसका dx के साथ, फिर नेगेटिव साइन। अब यहाँ पर आप देखो एक तो ये पॉजिटिव साइन था, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या आई है, माइनस का आयोटा ए आई है, तो e आप लिखोगे माइनस का आयोटा ए एक्स और इंटीग्रेशन e की पावर, देखो ऑलरेडी ये भी नेगेटिव होगा ये भी नेगेटिव होगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास आएगा आयोटा ए एक्स और साथ में इधर क्या है, सीकेंट ए एक्स है डी एक्स और इधर आपने इसे क्लोज कर दिया। अब इसके बाद क्या करो, ये 2a आयोटा को इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो देखो ये आपके पास क्या आएगा, 1 अपॉन 2a आयोटा, ये e की पावर आयोटा ए एक्स था और यहाँ पर
इंटीग्रेशन में देखो सीकेंड आपके पास क्या होता है 1/cos, तो इसे हम तो लिख सकते हैं cos ऑफ ax। साथ में आपके पास एक यूलर्स थ्योरम होती है। यूलर्स थ्योरम में वो क्या कहते थे कि e की पावर अगर आपके पास प्लस या माइनस में आयोटा थीटा है तो इसे आप कैसे लिख सकते हो cos थीटा, यहाँ पर प्लस माइनस लिखे और आयोटा साइन थीटा। अब हम इस यूलर्स थ्योरम को यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं तो देखो आपके पास जो है थीटा की वैल्यू क्या है ax है, तो यहाँ पर क्या करना है थीटा की जगह ax आपको पुट कर देना है। तो ये cos ऑफ ax माइनस में आयोटा आपके पास और साइन ax आ जाएगा और इधर क्या था dx था माइनस में। ऐसे ही 1/2a आयोटा को इस सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1/2a आयोटा e की पावर आपके पास नेगेटिव का आयोटा ax रहेगी। और इंटीग्रेशन में यहाँ पर भी आप इस यूलर्स थ्योरम को अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा cos ऑफ ax और प्लस में आयोटा यहाँ पर साइन ax और इससे आपको डिवाइड करना है cos ax के साथ और यहाँ पर dx। अब देखो ये cos ax को जो है इन दोनों से डिवाइड कर दो, इन दोनों टर्म्स को भी जो है यहाँ पर cos ax से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आएगा ये 2a आयोटा e की पावर आयोटा ax और यहाँ पर cos से आप cos को डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 1, यहाँ पर माइनस में आयोटा साइन बाय cos जब आप करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा टेंजेंट, तो ये टेंजेंट ax dx आपके पास, साथ में सेकेंड टर्म माइनस आपने लिखा e की पावर नेगेटिव आयोटा ax है, यहाँ पर आपके पास क्या है 2a आयोटा। इधर भी जब आप cos को cos से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1 और प्लस में आपके पास आयोटा टेंजेंट ax और बाहर आपने लिखा dx। अब यहाँ से आप इन दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो आपके पास क्या क्या आएगा 1/2a आयोटा, यहाँ पर e की पावर आयोटा ax, 1 का इंटीग्रेशन आप करोगे x आएगा, यहाँ पर आयोटा है। देखो टेंजेंट का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है नेगेटिव में log ऑफ cos x। अब यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा cos ax, x में आपके पास a था वो a डिवाइड में आएगा और साथ में मैंने क्या बोला कि नेगेटिव होता है तो नेगेटिव एक ऑलरेडी आपके पास यहाँ प्रेजेंट है तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म e की पावर माइनस आयोटा ax है, डिवाइड में आपके पास 2a आयोटा, यहाँ पर भी 1 का इंटीग्रेशन आप करोगे x आएगा और नेगेटिव साइन के साथ आयोटा बाय a और यहाँ क्या आ जाएगा log ऑफ cos ax आपके पास। इसके बाद आपको क्या करना है इन टर्म्स को रीअरेंज करना है, जो log वाली टर्म्स है उन्हें आपको अलग लिखना है, जो x वाली टर्म्स है उन्हें आपको अलग लिखना है। तो आपके पास क्या आएगा x/2a आयोटा, यहाँ से तो देखो आपके पास आएगा e की पावर आयोटा ax, यहाँ पे आपके पास आएगा नेगेटिव साइन के साथ e की पावर माइनस आयोटा ax। उसके बाद हम log वाली टर्म्स को बाहर निकालें तो पॉजिटिव साइन के साथ आयोटा है आपके पास, log है cos ax है, बाहर आपके पास था 2a आयोटा और इस a को भी हम यहाँ बाहर लिख लेते हैं। अब फर्स्ट टर्म से तो देखो आपके पास यहाँ पर जब आप इसे कॉमन लोगे तो क्या बचता है e की पावर आयोटा ax, यहाँ पर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो इधर क्या आएगा e की पावर माइनस में आयोटा ax। अब देखो इस आयोटा से ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा और ये a इस a से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा a²। अब आपको क्या करना है अपनी इन टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे कि x मैंने यहाँ पर लिखा, a यहाँ पर बाहर लिखा और अंदर 2 और आयोटा को इनके डिवाइड में लिख दिया तो क्या आएगा आयोटा ax माइनस में a की पावर माइनस आयोटा ax और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा आ जाएगा और प्लस में यहाँ पर log ऑफ cos ax, आपके पास यहाँ पर क्या था a का स्क्वायर था और 2 को क्या करना है इन दोनों के डिवाइड में लिखना है तो ये e की पावर आयोटा ax प्लस में e की पावर माइनस आयोटा ax और इसको डिवाइड कर देना है आपने 2 से। अब देखो ये जो दो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिखी हैं ये दोनों आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूलाज किस तरह से देखो होते हैं, जो हमारा कोस थीटा होता है उसको तो हम पुट करते हैं e की पावर आयोटा थीटा पॉजिटिव साइन e की पावर माइनस आयोटा थीटा और डिवाइड में वहाँ पर आता है 2। और जो साइन थीटा होता है अगर उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहो
तो वो होगा e की पावर आयोटा थीटा नेगेटिव साइन e की पावर माइनस का आयोटा थीटा और डिवाइड में आपके पास आता है 2 आयोटा। अब देखो इन दोनों को इनके साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि थीटा की वैल्यू क्या है EX है और बाकी सब हमारे पास यहाँ पर क्या है सेम है। तो फर्स्ट टर्म को तो हम क्या लिख सकते हैं x/a और साथ में साइन ऑफ AX और इधर आप लिखो कि log ऑफ ये cos AX डिवाइड में आपके पास a² और इधर भी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है AX है, यहाँ पर डिवाइड में कि आपके पास 2 है तो इसे आप लिख सकते हो cos ऑफ AX। तो ये हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। देखो इस क्वेश्चन में जो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना था थोड़ा सा लेंथी था और काफ़ी इसमें फॉर्मूलाज भी यूज़ हो रहे थे, तो आपको इसका जब इंटीग्रेशन करना है ध्यान से उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दोगे कि हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज। कंप्लीट सॉल्यूशन देखो आपके पास क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल तो हमने ये अभी ही निकाला है यहाँ पर, ये तो क्या है x/a है आपके पास, साइन ऑफ AX है प्लस में यहाँ पर 1/a², उसके बाद आपके पास है यहाँ cos AX और साथ में क्या है log ऑफ cos AX है। और बचा आपके पास यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देख लेते हैं, पहले हमने क्या निकाला था C1 cos AX और C2 sin AX। तो ये वैल्यू भी आप अपने यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कि C1 cos AX प्लस में C2 यहाँ पर sin AX, ये पॉजिटिव साइन इधर इक्वल टू में आपको लिखना है y। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज के जहाँ पर हमने सीखा कि अगर हमें राइट साइड में जो x का फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल गिवन है तो किस तरह से उन एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे। अगर इनमें आपको कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।